और जो दूसरी करेगा उसको 25% रियायत करेंगे। क्या बात है। जो तीसरी शादी हमारे हाल में करेगा उसको 50% रियायत होगी। क्या बात है। और अगर जो चौथी आखिरी शादी करेगा इस्लामिक नुक्ता निगाह से तो उसका हम वलीमा हम फ्री देंगे। ख़वातीनो हज़रात, ये एक मुनफरिद पैकेज पाकिस्तान की तारीख में शायद आज तक किसी ने ना दिया। ये तो हो गई मजाक की बात। इस अब हम आते हैं मजाक नहीं है, सही है बात। वाकई आप सीरियसली ख़वातीनो हज़रात, ये आप ज़रूर आइए खानेवाल रुबाइश मैरिज हॉल। अगर आपके घर में इससे कोई मसला होता है तो वो पहले घर को देखना है आप। सब्जी मंडी अंजुमन आड़तियान के सदर हाजी शेख मोहम्मद अकमल साहब मौजूद। जिले की मॉडल मंडी होने के नाते, कि मेन मंडी यही है ना, हमारे पे शेड है। अगर बारिश आ जाए तो आलू प्याज वगैरह हमारा खराब हो जाता है, सब्जियां खराब हो जाती है। किसी किस्म का जब बारिश आती है तो निकासी का सिस्टम भी नहीं है। तो जब ये चीज़ें जो ज़मीन पे पड़ी हैं बग़ैर किसी हाइजेनिक असूलों को फॉलो किए ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो जब कोई बच्चे खाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें खाएंगी, तो उनकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा। जितनी भी दुकानें सबके हमने टोटल रकम दे चुके हैं। अभी तक हमें मालकाना हकूक 34 साल हो गए, मालकाना हकूक तक इन्होंने हमें नहीं दिए। जी सर, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा काम बागात का भी है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज भी है, अपना शादी हाल है और ज़मीनें हैं। तो हम ये आम के मैंने बागात लिए हुए हैं, तो उनकी स्प्रे चेक करने और उसकी जो खादें वगैरह जो काम उधर हो रहा है उनको मैं निगरानी करने। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी शेख मोहम्मद अकमल साहब के साथ उनके बाग में। हाजी साहब, आप बागों में कौन कौन से आम और किन्नू, ठीक है, और मौसमी चौसा, 12 नंबर लटोर, सिंदड़ी, ये जो 3-4 हैं जो एक्सपोर्ट की है। इस जैसा मौसमी चौसे जैसा आम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले। खानेवाल के शहरियों को मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट दो जी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपनी आंखें खुली करो, ज़ाती मुफाद को बालाए ताक रखकर इज्तमाई शहर के मुफाद को तरजीह दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ। ख़वातीनो हज़रात, खानेवाल सिटी का सफ़र मेरा जारी है और आज मेरे साथ खानेवाल की एक मशहूर व मारूफ़ हस्ती, पिछले इलेक्शंस कंटेस्ट करने वाली हस्ती मौजूद हैं, जिनका सियासी बैकग्राउंड तो है लेकिन इसके साथ साथ उनका समाजी, कारोबारी और फलाह इंसानियत का भी एक ख़ास बैकग्राउंड है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हाजी शेख मोहम्मद अकमल साहब कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके कारोबार क्या हैं, उन्होंने सियासत में अपना जो काम किया है वो कैसे किया है। हम आपको मिलवाते हैं हाजी शेख मोहम्मद अकमल साहब से, जिनका ताल्लुक़ खानेवाल से है और खानेवाल की सरज़मीन के वो रोशन सितारे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक है। आप तबीयत ठीक है? सब ठीक है। हाजी साहब, अभी हम आपके साथ गए हैं, हमने आपके बागात विज़िट किए हैं, आपने हमें अपने बागात दिखाए हैं। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जिसको कहते हैं फ्रूट्स को लेके, फार्मिंग को लेके और वेजिटेबल्स को। आप सब्ज़ी मंडी के आड़तियान के सदर हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है। आपने किसी यूनिवर्सिटी से बाकायदा इसकी तालीम हासिल की थी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया है इकनॉमिक्स में। और क्योंकि बाप दादा से रिलेशन कारोबार आड़त का चला आ रहा है हमारा, फ्रूट और सब्जियात से, तो बागात शुरू से ही हम लेते रहे हैं। अब जब से मैंने सन 1993 से मैंने ये बागों का सिलसिला शुरू किया था, तो एक आम आदमी और एक हमारे जैसे जो पढ़ा लिखा आदमी हो उसके
समझने में और फार्मिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम प्रैक्टिकली आदमी हैं, लोग काश्त का जितने भी ज़मींदार हजरात हैं तो हमारे से मशवरे लेते हैं कि अब इसमें खाद कौन सी डालनी है, कि पेस्ट के लिए स्प्रे कौन सा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजर्बा अब हमारा हो चुका है कि लोग भी हमारे से तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। और अभी जब इजेफ्ट नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन गया तो मैं भी उसमें शामिल था, और हमने वहाँ जाकर इसराइल और इसकी मिस्र की टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा हासिल किया, और यहाँ अपने मुल्क में जो हाई डेंसिटी आम की है वो मुतारिफ़ कराई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मुल्क का अपना अपना तो ज़मीनी लिहाज से भी ज़मीनी हक़ाइक़ और दूसरे लिहाज से भी अपना अपना एटमॉस्फेयर है कि कितने पौधे लगने। वहाँ तो 1400 पौधे पर एकड़ लगते हैं। और पाकिस्तान में कितने लग रहे हैं? पाकिस्तान में हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। जो भी लोग गए थे, मेरा अपना अलग है। मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि क्योंकि हमारी सरफेस जो है ना वो हमवार है, उनकी हमवार नहीं थी, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए, और वहाँ जो ड्रिप सिस्टम से पानी लगता है, हमारे यहाँ जबकि फ्लडिंग होती है पानी की, नहरी पानी भी लगता है और दूसरा भी लगता है। तो मेरे लिहाज से, और जो मैंने अपने फार्म पे भी लगवाए हैं बहरोवाल में जी, पौधे 350 मैंने तो रिकमेंड किए हैं। हाँ जी, 350 8 फुट तक का हम उसको ले जाएंगे इंशाल्लाह। वो 8 फुट तक का इतना फ्रूट दे देगा कि वो जो 1400 वाला है ना वो ज़्यादा 3 फुट 4 फुट का रह जाएगा। तो वो तमाम उससे ज़्यादा ये 8 फुट वाला काम करेगा। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो आड़तियान के सदर हाजी शेख मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं सब्ज़ी मंडी के मसाइल के बारे में, सब्ज़ी मंडी में क्या क्या मसले हैं और यहाँ पर क्या हालात हैं। चूँकि वो सदर हैं अंजुमन आड़तियान के और वो इस बात को आवाम तक सही तरीके से पहुँचा सकेंगे। सर, मैं सब्ज़ी मंडी आया हूँ, आपके साथ ही आए हैं हम, तो हमने देखा है कि यहाँ पर एक तो सफाई सुथराई का जो मसाइल हैं, उसके बाद यहाँ पे सुनने में आया है और देखने में भी आया है कि यहाँ पे किसी किस्म का जब बारिश आती है तो निकासी का सिस्टम भी नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हुकूमत की तरफ से ये हम सिर्फ अपनी मदद आपके तहत ये निकासी आपका इंतज़ाम करते हैं। हुकूमत की तरफ से हमें कोई इसका रिस्पांस नहीं है। और हालांकि ये ज़िले की मॉडल मंडी होने के नाते कि मेन मंडी यही है, ना हमारे पे शेड है, अगर बारिश आ जाए तो आलू प्याज वगैरह हमारा ख़राब हो जाता है, सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं, और ना ही किसी किस्म का सेवरेज का निज़ाम है, ना ही ये जब से मंडी बनी आज मेरे ख्याल है 33-34 साल हो गए हैं, उसके बाद से आज दिन तक गल्ला मंडी 3 दफ़ा मरम्मत हो चुकी है, 2-3 दफ़ा रेन्यूएट हो चुकी है, जबकि सब्ज़ी मंडी को 1 रुपया भी ना मार्केट कमेटी ने, ना सूबाई हुकूमत ने, ना हमारे डीसी साहब ने यहाँ कोई फ़ंड दिया, ना हमें इस पर लगाया। और अभी भी मेरी तकरीबन 3 दिन पहले डीसी साहब से बात हुई है मंडी के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी वाकई तुम्हारी मंडी की हालत दगरगू है, तो आप इस तरह करें कि मुकामी MPA से कोई फ़ंड ले लें, उन पे फ़ंड आए हुए हैं तो वो हमें देंगे तो हम आपकी मंडी पे लगा देते हैं। अब मसला ये है कि सब हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक अगर ये चीज़ें तमाम जो सप्लाई होती हैं लोगों को, यही कोई अच्छी सफाई वाली ना हो तो लोगों की सेहत का क्या आलम होगा। सर, मैं भी यही सोच रहा था कि किसी भी सोसाइटी में जो सबसे अहम चीज़ है वो सेहत है। तो जब ये चीज़ें जो ज़मीन पे पड़ी हैं बग़ैर किसी हाइजेनिक असूलों को फॉलो किए ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो जब कोई बच्चे खाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें खाएंगी, तो उनकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा, इस बारे में आपके जहन में क्या आता है? देखिए जी, ये चीज़ हम तो हैं अभी तक, अब जितने अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं ना, हम तो वो कर रहे हैं। अब ये हमारे से ये मार्केट फ़ीस की शक्ल में या हमारे से मार्केट फ़ीस भी ले रहे हैं, दूसरा थड़ों के किराए भी वसूल किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज ये बता दूं, ये जितनी भी दुकानें हैं सबके हमने टोटल रकम दे चुके हैं। अभी तक हमें मालकाना हकूक़ 34 साल हो गए, मालकाना हकूक़ तक इन्होंने हमें नहीं दिए हैं। सबसे बड़ा हमारा तो मसला यही है। दूसरे नंबर पे हमारे शेड आ जाते हैं, फिर ये सेवरेज आ जाती है। जब कभी बारिश आ जाए ना तो आपको हम यहाँ दिखाएं, लोग चल नहीं सकते। खाने वाले ये जो खाने की सब्जियात है ये हम कीचड़ में रखते हैं,
कीचड़ में रखते हैं। जब ये आप तक पहुंचेगी तो इसका क्या आलम होगा, ये आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा रख सकते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हम जब यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आड़तियान का और आवाम का रश लग चुका है। हाजी शेख मोहम्मद अकमल साहब के साथ हम मौजूद हैं और इनसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आने वाले वक्त में अंजुमन आड़तियान क्या करने वाली है सब्ज़ी मंडी को लेके। सर, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर हुकूमत हमारे साथ एक कदम बढ़ाए ना, हम 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। जिस तरीके से वो हमें थड़े वगैरह मरम्मत कर दे, हमारे जो फड़ियों के मसाइल हैं या आड़तियों के मसाइल हैं ये हल कर दे, तो हम हर तरह से फंडिंग भी देने के लिए तैयार है, हर चीज़ उनके साथ ताउन करने के लिए। ये फ्यूचर का आपने प्लान बता दिया है, तो आपकी जो यहाँ पर बॉडी है सदर सेक्रेटरी, इसका क्या किरदार है इसमें? इसका ये किरदार है, एक तो यहाँ के जितने भी मसाइल हैं वो हम मिल बैठ के हल करते हैं अपने, और थाने कचहरी तक नहीं जाने देते। दूसरे नंबर पे हमारे ताजरान के ज़्यादा मसाइल होते हैं लेन देन के, वो हम यहाँ बाहिमी उससे हमने अपने कवानीन बनाए हुए हैं, अपना मंशूर बनाया हुआ है, उसके तहत हम आइन बनाया हुआ है, उसके तहत इंशाल्लाह हम अपनी मंडी के अंदर, इदारे के अंदर बैठ के वो तमाम हल करते हैं। और इंशाल्लाह कोई किसी भी आड़ती को इस चीज़ की शिकायत नहीं होती, तो हम अपने मसाइल खुद ही तकरीबन हल कर लेते हैं। ख़वातीनो हज़रात, मज़ीद प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी शेख मोहम्मद अकमल साहब के साथ उनके बाग में, और इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि हम हाजी साहब के साथ खानेवाल फल और सब्ज़ी मंडी गए थे। वहाँ पर हाजी साहब की मसरूफियात थी जो फल और सब्ज़ी मंडी को लेके थी। यहाँ पर हाजी साहब की मसरूफियात हैं बागों को लेके। और जब हम गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में मैंने हाजी साहब से पूछा था कि सर, आप ये जो बागात हैं इसमें कौन कौन से आम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी कौन कौन सी नस्लें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस पर इन्होंने मुझे कुछ जवाबात दिए। तो मैं चाहता हूं कि यही बातें आप तक पहुंच सकें। हाजी साहब, आप बागों में कौन कौन से आम और किन्नू, क्या क्या नस्लें हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आम के बागों में इसकी नस्लें तो हैं बेतहाशा। ठीक है। आम की जो कैशावर इसकी अकसाम है ना, वो है सफ़ेद चौसा, ठीक है, और मौसमी चौसा, 12 नंबर लटोर, सिंदड़ी। ये जो 3-4 हैं जो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, तो ये ज़्यादा हैं। तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि मौसमी चौसा और काला चौसा, सफ़ेद चौसा, 12 नंबर, इनके बागात ख़रीदें, इनके बागात लगाएं। अच्छा, आप एक्सपोर्ट कौन कौन सा कर रहे हैं? एक्सपोर्ट होता है जी अर्ली वैरायटी में, तो अब ये लगना भी शुरू हो गया है। ठीक है। एक्सपोर्ट होना, अनवर लटोर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। और मौसमी चौसा तो होता ही है। इस जैसा मौसमी चौसे जैसा आम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले का नहीं है। अच्छा, जब मिठास में भी, पर इसमें ये शेल्फ लाइफ इसकी कम होती है कि मिठास की वजह से। हाई साहब, जब एक्सपोर्ट होता है तो कौन सी चेन यूज़ होती है? बाय एयर जाता है या समंदर के रास्ते से जाता है? देखिए जी, बाई एयर तो बहुत कम जाता है। ठीक है। जाता बाई एयर ज़्यादा, यूरोपियन ममालिक और इधर तो जाते ही बाई एयर है, जद्दा वगैरह। जो नज़दीक तरीन है ना, जब हमारे माल ज़्यादा होता है मंडी के उधर कराची पहुंच जाता है, तो लांचों के ज़रिए और शिप के ज़रिए तो ह्यूज क्वांटिटी तो बाई शिप ही जाता है। अच्छा, इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट या कस्टम्स आपको सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, बात ये है, अभी तक हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट, हालांकि ज़र मुबादला पाकिस्तान को अगर ये गवर्नमेंट इस पे खातिर तवज्जो दे ना जी, तो ज़र मुबादला मैं कहता हूँ 50% पाकिस्तान का ये आम, हमारे जो आम और किन्नू वगैरह हैं, ये कमा करते हैं, बढ़ा दें, बिल्कुल बढ़ा ठीक है, देंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर हुकूमत की तवज्जो हो तो। ठीक है। इसकी अदम तवज्जो की वजह से जो नए इन्होंने टैक्सीज और नए जो वो लगा दी है ना इसमें ड्यूटीज़ जी, तो उसकी वजह से हम इतने परेशान हैं। हर बंदा एक्सपोर्टर जो भी है वो अपने तौर पे कर रहा है, उसमें इसकी कोई इतनी अमल दखल नहीं है, ना कोई सपोर्ट है, है। अच्छा, अब ये देखे ना, हमारा
4-5 साल से जब से ये हुकूमत आई है, जब से हमारा बॉर्डर ये बंद पड़े हैं, चकोटी बॉर्डर ये, वरना इंडिया एंड में आके हमारा इतना वो लेता था सफ़ेद चौसा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारी आधी से ज़्यादा फसल इंडिया ले जाता था। अच्छा, इंडिया ले जाता। अब इन्होंने आगे बॉर्डर बंद कर दिया। जब से बॉर्डर बंद हुआ, हमारे इंडिया की जो चौसे की कीमत है वो डाउन हो गई है, डाउन हो गया है। और जो ये ईरान वाले हैं उन पे पाबंदियाँ इतनी हैं कि वो डॉलर हमें दे नहीं सकते। ठीक है। तो उधर वो उनकी गुंजाइश इतनी नहीं होती, वो ले नहीं सकते महंगा माल। तो इसलिए फिर यूरोपीय ममालिक जाते हैं। यूरोपीय ममालिक वाले वो लेते हैं 100 में से, जो यूरोपीय ममालिक माल जाता है वो 100 में से 10 मन उनका निकलता है। अच्छा। जो एक्सेप्ट करते हैं, बाकी 90 मन हमें मुकामी मंडियों में बेचना पड़ता है। उसकी हमें खातिर कीमत नहीं मिलती। अच्छा भाई साहब, ये यूरोपीय मंडियों में क्या पाकिस्तानी आम की डिमांड है? ज़बरदस्त क्वालिटी। वो तो पहले से ही, आप जर्मनी है, जिधर भी देखें ना, फ्रांस वगैरह, जहाँ भी आप इंग्लैंड देख लें, वो दुकानदार खुद बताते हैं जहाँ कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, ये इंडियन रहती है, वो उनको पहले कह, यार पाकिस्तानी आम आवे ना, साढ़े वास्ते रख लेंगे। वाह वाह वाह, साढ़े वास्ते रख लेंगे। मैं आपको एक खनवाल में अपने जिम्मेदारा कमीशन शॉप वाले जी, उनके मियाँ नज़ीर साहब थे जी। वो मेरा स्टिकर इंग्लैंड से लेकर आए अपने बटवे में लगाकर। क्या आपके आमों वाला? मेरे आमों का। क्या बात तो है। अच्छा, एक दुकान पर गए तो उन्होंने जब देखा शेख अकमल खानेवाल, बहुत वो आम पे स्टिकर मेरा लगा हुआ था, क्या बात, तो लेकर खानेवाल आए, मुझे दिखाया, देखो ये असली तो ਤੁਹਾਡੇ आम उत्थे भी खांदे रहे हैं। अच्छा, आपने हमें वो स्टिकर देना है, हम इस प्रोग्राम में वो ऐड भी करेंगे। चलो इंशाल्लाह। अच्छा ख्वातीन हज़रात, हाजी साहब अभी हमें बता रहे थे कि अभी इस वक्त बूर का सीज़न है आम पे। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें और हाजी साहब आपको समझा सकें कि ये बूर कैसे आता है और आम कैसे बनता है, क्योंकि अभी आप मुझे बता रहे थे, तो मैं चाहता हूँ आप आवाम को और हमारे नाजरीन को ज़रूर बताएं। देखिए, आम की मुख्तलिफ स्टेजेज है, थोड़ा सा आगे। मुख्तलिफ स्टेजेज हैं, ये निकलने से लेकर और बर्दाश्त तक, यानी तोड़ने तक। अब ये पहला स्टेज ये है, ये बूर अब ये निकलना शुरू हुआ है, ये देख रहे हैं आप। जी जी, ये निकलना शुरू हुआ। इसके बाद ये बड़ा होता जा रहा है, ये देखें, ये 15-20 दिन तक ये पूरा हो जाएगा। पूरा होकर ना फिर ये खिलेगा, इसमें फिर फूल लगेंगे। फूल तो ये है, इसमें दाने लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर जब ये दाने लगने शुरू होते हैं तो पेस्ट का भी हमला होता है। ठीक है। पेस्ट का हमला जब होता है तो हमें स्प्रे करने पर, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उधर स्प्रे हो रही है हमारी। ठीक है। तो उसके बाद ये हम इसको फिर खाद देते हैं, फिर ये मोटा होता है, मोटा, फिर इंशाल्लाह फिर ये सफ़ेद चौंसे का पौधा है। ये अगस्त के बाद हम इसको तोड़ेंगे और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। अच्छा हाजी साहब, आखिरी सवाल आम को लेके मैं आपसे ये करता हूँ कि अक्सर सुनने में आता है जैसे गर्मी का सीज़न करीब आने वाला होता है तो आंधियाँ आती हैं या तूफ़ान आते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है फसल को? देखिए, तूफ़ान, आंधियाँ जी, उनसे नुकसान तो ये होता है कि इस पर अगर ये आम ऊपर खड़ा है ना तो ये हमारे लिए 20 रुपए का है। ठीक है। अगर ये नीचे गिर जाए ना आंधी से तो ये 20 पैसे का भी नहीं है। अच्छा, इतना फ़र्क होता है। तो ये सारा हमारा जो दारोमदार है सब अल्लाह ताला, तवक्कल अल्लाह, बिल्कुल ठीक तब है। अल्लाह ताला ऊपर है। अगर अल्लाह ताला फायदा अगर मुंडेर पे दिया है हमारा जी, अगर अल्लाह ताला जलाए रखे, अगर इसको हवा का झोंका भी तो बुझ भी सकता है। क्या बात तो है। ये सब अल्लाह के फजल से, फिर वो रब्बुल आलमीन है, वो हमें इसमें से रिज़्क़ देता है। बेशक। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम हमारा जारी है और हम हाजी साहब की मसरूफ़ियात देख रहे हैं, वो बल्कि हमें ख़ुद दिखा रहे हैं अपनी मसरूफ़ियात। हाजी साहब एक शफ़ीक इंसान हैं, प्यार करने वाले शहरी हैं, प्यार करते हैं आवाम से। और अब सियासी बातें अभी तक हमने कोई नहीं की इनसे। अभी तक हमारी कोशिश है कि समाजी और कारोबारी बातें की जाएं जो इनके कारोबार हैं। अब हम हाजी साहब के साथ सियासी बैठक लगाएंगे और इनसे कुछ सियासी गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साहब, मैंगो फार्मिंग के अलावा आपके पास और भी कई मशागिल हैं, कारोबार हैं, तो कोल्ड स्टोरेज आपके पास है, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपने हमें बाग में जाके बताया भी था कि एक्सपोर्ट आप कहाँ कहाँ करते हैं। इसके अलावा हमने सुना है कि आपके पास एक अपना मैरिज हॉल भी है। जी, मैरिज हॉल भी है। तो मैरिज हॉल का क्या नाम है? माशाल्लाह रुबाइश मैरिज इवेंट कम्प्लेक्स। अच्छा, माशाल्लाह रुबाइश इवेंट कम्प्लेक्स में आप कोई पैकेज दे रहे हैं दूसरी शादी को लेके?
ये ज़रा अवामुन नास के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी। ये क्या आपकी सोच कैसे आई और ये आप कैसे दूसरी शादी को प्रमोट करना चाह रहे हैं? देखिए जी, जैसा कि हमारा माशरा है उसमें शादी तो हम एक ही कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हो तो लड़ाई होने बिल्कुल ठीक है। जो हमारा मज़हब है वो 4 शादियों की इजाज़त देता है। ठीक है। 4 शादियों की इजाज़त देता है, तो इसलिए हमने, मैं और मेरे पार्टनर हैं राना ताहिर साहब, ठीक है, हमने बैठ के मजाक भी किया और एक ये पैकेज लोगों को पैकेज भी इंट्रोड्यूस कराया कि जो पहली शादी हमारे इधर करेगा जी, उससे हम फुल लेंगे जो हमारा 140 रुपये पर हेड है, ठीक है, और जो दूसरी करेगा उसको हम 25% रियायत करेंगे। क्या बात है। जो तीसरी शादी हमारे हाल पे करेगा उसको 50% रियायत होगी। क्या बात है। और अगर जो चौथी आखिरी शादी करेगा इस्लामिक नुक्ता निगाह से, तो उसका हम वलीमा हम फ्री देंगे। ख़वातीनो हज़रात, ये एक मुनफरिद पैकेज पाकिस्तान की तारीख में शायद आज तक किसी ने ना दिया हो। पहली शादी पर फुल पे, दूसरी शादी पर 25% डिस्काउंट और तीसरी शादी पर 50% और चौथी शादी का वलीमा बजीमा शेख मोहम्मद अकमल साहब इनके मैरिज हॉल में। ये बात का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और शेख साहब आपका हिस्से मज़ा हमें लग रहा है कि माशाल्लाह एक बुलंदियों पर है और इसको छू रहा है। अच्छा, ये तो हो गई मजाक की बात। अब हम आते हैं मजाक नहीं है, सही है बात। वाकई आप सीरियसली ख़वातीनो हज़रात, ये आप ज़रूर आइए खानेवाल रुबाइश मैरिज हॉल में और इससे फ़ायदा उठाइए। हाँ, अगर आपके घर में इससे कोई मसला होता है तो वो पहले घर को देखना है आपने। अच्छा सर, सियासी मंजरनामे की तरफ आते हैं। खानेवाल में आपका एक बड़ा मकाम है। तहरीक लब्बैक की टिकट से आपने रिसेंटली जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें अपना मार्का सरअंजाम दिया है। अपने तौर पे आपने भरपूर कोशिश भी की है। तो सियासत में आप किस मकसद को लेके आए हैं? देखिए जी, हमारी खानेवाल की जो अभी तक क़यादत का फुकदान है खानेवाल में, ठीक है, अभी तक कोई ऐसा बंदा ही नहीं आ सका कि जो खानेवाल के मसाइल हल कर सके, खानेवाल को लेकर चल सके। अभी तक बस घरों ड्राइंग रूम की सियासत हो रही है। बिल्कुल, ये पिदरम किसान बूद वाला हिसाब चल रहा है कि जी बाप है तो उसका बेटा आ जाएगा, बेटा है तो उसका बेटा आ जाएगा, विरासती चल रही है। ठीक है। मैं क्योंकि एक मजहबी जहन रखने वाला आदमी था जी हूँ, पहला मैंने इलेक्शन लड़ा मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से, जमीयतुल उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप से। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 13,500 वोट लिया। बेशक। उसके बाद मैंने उससे पहले मैंने नाज़मी का भी लड़ा, जो कि मुझे इन्होंने बेईमानी से हरवा दिया था। ठीक है। 109 वोटों से मैं जीत रहा था, इन्होंने बेईमानी से वो मियाँ धांधली कराई थी। जी जी। इसके बाद फिर मैंने अब जो इससे तहरीक लब्बैक से मैंने इलेक्शन लड़ा, क्यों मुझे खुद अमीरुल मुजाहिदीन जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब ने बुलाया लाहौर जी, और जब मेरे से उन्होंने 3 सवाल किए जी, वो ऐसे थे कि मैं उनको इनकार न कर सका। बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपना वादा पूरा किया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन से 8 दिन पहले तक तो मैं पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन पे था। ठीक है। एक सानिया सियालकोट में हुआ, जिन्होंने हमारा नारा हमारा वो लगा के हमें बदनाम करने की कोशिश की, उससे भी बड़ा मेरे वोटों में फ़र्क पड़ा। और रही सही कसर जो ये तीनों पार्टियों ने जो 2,000 रुपये पर वोट ख़रीदा है, जी 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 जी, जो कि मंजर आम पे हर आम की ज़ुबान पे वीडियोस भी आई थी इसकी, सोशल मीडिया में। हाँ जी बिल्कुल, ज़ुबान ज़द आम है कि जी, और उनकी बाकायदा पेशी भी हुई इलेक्शन कमीशन में, फिर भी उनको जुर्माने वगैरह नहीं किया गया, ना कालेदम करार दिया गया, उनको एज इट इज़ छोड़ दिया गया। ठीक है। तो उसकी वजह से, क्योंकि जो भी दीन का साथ देती है वो देती है गरीब आवाम। बेशक। अमीरों को इतना दीन से ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला जिनको हिदायत देता है बस वही है। वो ज़्यादातर ले बैठे, वो पेट की वजह से उधर राशन और पैसे ले बैठे, वोट हमारा उधर कट गया। जो हमें उम्मीद थी कि जी हम 18 से 22,000 वोट तक ले लेंगे, इतनी कंफर्म उम्मीद थी हमें, ठीक है, वो हमारा उतनी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके हम। और इंशाअल्लाह पर मुझे ना जीतने की खुशी थी ना हारने का गम है, क्यों जिस मकसद के लिए मैंने इलेक्शन लड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है और अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए मैंने लड़ा और लोगों की भलाई और लोगों की फलाह के लिए लड़ा,
मेरा सिर्फ एम ही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, मेरा सिर्फ मकसद यही था, उसमें अल्लाह ताला ने मैंने अपना हिस्सा डाल दिया, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। आमीन। अच्छा शेख साहब, मौजूदा सियासी मंजरनामे पे इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? देखिए जी, मैं तो अभी इस वक्त तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं खड़ा भी किसी के साथ नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि खानेवाल में कोई ऐसी क़यादत आए जी, कोई तीसरी कुव्वत आए जी, जो खानेवाल के मसाइल, क्यों यहाँ इस खानेवाल का सबसे पहला जो मसला है ना वो गुर्बत है, कोई शक नहीं। इंडस्ट्री का फुकदान है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे भी गुर्बत है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई कारोबारी वो नहीं है जी, और तीसरा नंबर भी जो मैं कहूँगा ना वो भी गुर्बत ही है। तीनों नंबर गुर्बत भी आती है। पढ़ा लिखा एक आदमी उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो भी रक्षा चला रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल रक्षा चला रहा है, और जो कोई अनपढ़ है वो भी रक्षा चला रहा है। ठीक है। लोगों के हाथ में डिग्री हैं, कोई ना नौकरी मिलती है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कारोबार है। आप जाके किसी भी खानेवाल के रोड पे चले जाएं, वहाँ आपको रेडियो की भरमार मिलेगी, कोई शक फ्रूट रेडियो की भरमार मिलेगी, दूसरा रक्षों की भरमार मिलेगी। भले वो बेचारा शाम तक अपनी रिज़्क हासिल करे ना करे, वो अपना तेल दौड़ाए जा रहा है। और महंगाई इतनी कमर तोड़ रही है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स खानेवाल की सरजमीन पे पैदा हो कि इसको खानेवाल के मसाइल को हल कर सके, जो अपनी पॉकेट से भी लगाए और ऐवान। और मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अवाम को अपनी बेहिसी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे शख्स को प्रमोट करें जो अपने खानेवाल के लिए कुछ कर सके। सियासी दलाल तो हमारे पे बहुत फिर रहे हैं इधर, जो हमारे वोट बेचते हैं, गरीबों के वोट बेचते हैं, जो वो करते हैं, उनको एक साइड पे करके ना एक कड़वा घूंट पिए और तीसरी कुव्वत को इस दरमियान में लाएं, ताकि या कोई ऐसा अच्छा आदमी दरमियान में लाए जो आपकी सियासत के साथ साथ खानेवाल की बेहतरी तरक्की के लिए अपनी जेब ना भरे, खानेवाल की तरक्की के लिए काम करे और इसको इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए। आपका ज़ाती तौर पर ये तो बात हो गई सियासी, और आपको चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा नई क़यादत आ जाए जो खानेवाल को अपने पाँव पे खड़ा करे। ज़ाती तौर पे आपने अब तक या फ्यूचर में खानेवाल के लिए क्या क्या सोचा है या क्या क्या काम किए हैं, ये भी मैं चाहता हूँ कि आवाम तक पहुँचे। देखिए जी, वो तो एक सवाब की, उससे वो ज़ाया हो जाएगा, वो तो आप रहने दें। ठीक है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तौफीक होती है हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अपनी बिसात से भी ज़्यादा बढ़ के भी करते हैं। जो भी आ जाते हैं इंशाल्लाह उसकी जो कोई फाउंडेशन या किसी का दर्द देखा नहीं जाता। फाउंडेशन वगैरह या कोई इस तरह का काम? पहले हमने अलकुरैश बनाई थी, ठीक है, अपने पहले शहर के लिए। उसके बाद वो चलती रही, पहले सही चलती रही, उसके बाद कुछ ऐसी रुकावटें आई, वो फिर कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो उससे हट गए। फिर ये बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, इसमें वो रुकावटें भी आती रहती हैं, फिर चलती रहती हैं। जो कोई भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी इमदाद ज़रूर करता हूँ। क्या बात है। अब आप इंटरनेशनली कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं अब तक? देखिए मैं सऊदीया तो खैर जाना आना लगा रहता है, वो तो एक दीनी फ्रीजे के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो शारजा, दुबई, ये मिडल ईस्ट तो तमाम देखा है। ठीक है। मिस्र भी देखा है, तुर्की देखा है, और अपना शाम, इराक। अच्छा, हमारे सुनने में आया था कि आप साउथ अफ्रीका भी जा रहे हैं। हाँ, साउथ अफ्रीका का मेरा वीज़ा लग गया था। ये डेलीगेशन के साथ जाना था, नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी। पहले भी हम इजिप्ट गए थे डेलीगेशन के साथ, सिर्फ मैंगो रिसर्च के लिए। ठीक है। तो यही चीज़ हमने उधर जाके रिसर्च करनी थी कि कौन कौन सी नई अक़साम पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराई जा सकती हैं, जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम माशी तौर पे हमारे मुल्क के अंदर ये आ सके। तो ये कोविड-19 की वजह से हम नहीं जा सके। अच्छा हाजी साहब, आपका एक कारोबारी बैकग्राउंड है, तो एक सवाल मेरे पास मौजूद है कि आपके नज़दीक कारोबार में कामयाब होने के लिए हाँ जी, क्या चीज़ है जो सरे फहरिस्त है? क्योंकि आप लोगों के लिए एक ख़ास आइकॉन है, लोग आपसे सीखना चाहते हैं।
तो आप मुझे ये ज़रूर बताएं और ये ऐसी बात बताएं कि कामयाबी की कुंजी हो। देखिए जी, सबसे पहले दयानतदारी बिल्कुल ठीक है। और लेन देन में वादे का पास, ठीक है और तीसरे नंबर पे किसी को धोखा नहीं देना। जी, अगर किसी को धोखा दोगे चल के दोबारा घूम कर आपके पास आता है। किसी और तरह। जब ये तीन चीज़ें आपके पास होगी ना, आप खाली रुमाल मोढ़े पे रख कर जिस मर्जी मंडी में चले जाएं, करोड़ों रुपए का सौदा बगैर जेब में पैसे के आप खरीद सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हर बंदा एतबार करेगा, कोई शक नहीं। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी में भी आप गलत हुए जी, तो कोई आपको नज़दीक भी नहीं बैठने देगा। बहुत खूबसूरत। हाजी साहब, आखिरी सवाल मैं हर सियासी समाजी शख्सियत से करता हूँ, आपसे भी यही करूँगा कि खानेवाल के शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे थ्रू? खानेवाल के शहरियों को मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट दो जी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपनी आंखें खुली करो, ज़ाती मुफाद को बालाए ताक रख कर इज्तमाई शहर के मुफाद को तरजीह दो। क्या बात है। ऐसे बंदे को अपना लीडर बनाओ, क़यादत सौंपो कि वो आपको दिन रात आपकी खिदमत कर सके और आपकी ईमानत पे डाका ना मार सके। क्या बात। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे हाजी शेख मोहम्मद अकमल साहब। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। मज़ीद वीडियोज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।